हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह हमारा वीडियो करेंट अफेयर यानी कि आईआर से संबंधित होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करेंट अफेयर टॉपिक से संबंधित आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो टॉपिक होगा वह G20 से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत में G20 का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन के क्या आउटपुट निकले, भारत को इस सम्मेलन से क्या फायदे हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत किस प्रकार से एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है, इन सभी पहलुओं को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यानी कि आज का जो हमारा वीडियो होगा वह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 जहां पर करेंट अफेयर और आईआर से संबंधित प्रश्न आते हैं उस टॉपिक के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक 69th के साथ साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक क्या है? G20। आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत में आयोजित किए गए G20 सम्मेलन के घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपको सबसे पहले डिस्कस करना है कि G20 का जो सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है उस सम्मेलन के पश्चात जो घोषणा पत्र जारी की गई उस घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, यानी कि सम्मेलन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। यह प्रश्न का पहला सेक्शन है। क्या आपको लगता है कि इस सम्मेलन के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी छवि को निर्मित करने में सफल रहा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यह प्रश्न का दूसरा सेक्शन है। यानी कि घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आपको बताना है कि इस सम्मेलन के माध्यम से भारत किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी छवि को बनाने में सफल रहा है। इसके पक्ष में आपको पॉइंट देना है। जैसे इस सम्मेलन में घोषणा पत्र जो था उसकी 100% स्वीकृति मिली है, 100% सहमति मिली है। यह आज तक कभी नहीं हो पाया था G20 सम्मेलन के दौरान। यानी कि यह भारत की कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के मध्य एक भारत को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस गया है। तो ऐसे पॉइंट को आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न का ये 2 सेक्शन है। ठीक है, आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है G20। यह 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दौरान भी G20 से प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन अब चूंकि सम्मेलन का आयोजन हो चुका है तो यह प्रश्न जो है स्पेशली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इंट्रोडक्शन को देखते हैं। हाल ही में 9-10 सितंबर 2023 को भारत में 18वां G20 सम्मेलन संपन्न हुआ। यानी कि भारत में 18वां G20 सम्मेलन कब हुआ? 9-10 सितंबर 2023 को। इस सम्मेलन में G20 देशों ने सर्वसम्मति एवं मनोभाव के साथ एकजुट होकर बेहतर, अधिक समृद्ध एवं समन्वय भविष्य के लिए सहयोग हेतु दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की। यानी कि G20 सम्मेलन चूंकि कहां पर आयोजित किया गया? भारत के नई दिल्ली में, और इसीलिए इस घोषणा पत्र को दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो सभी देशों ने एकजुट होकर बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, अधिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की है। देखिए यहां पर 2 सेंटेंस हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है। ठीक है, हमने बताया है कि करेंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या आईआर से संबंधित कोई प्रश्न हो और अगर उसका इंट्रो लिखना हो तो 2 सेंटेंस से ज्यादा आप ना लिखें। इंट्रो शॉर्ट हो, सरगर्भित हो, यह ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। प्रश्न का पहला सेक्शन क्या था? प्रश्न का पहला सेक्शन है कि G20 सम्मेलन के दौरान जो दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया उसके मुख्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। आइए घोषणा पत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। G20 सम्मेलन के दौरान सभी सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष व प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि चाइना और रशिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हुए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में चीन के देखेंगे तो प्रधानमंत्री आए थे और रूस से संभवतः विदेश मंत्री शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमने लिख दिया है तो सेंटेंस कवर हो गया। तथा दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से भविष्य की रणनीतियां निर्धारित की गई। इस घोषणा पत्र में सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया। इस घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। अब इस घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला, मजबूत
टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर बल दिया गया है। दूसरा, एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने का आह्वान किया गया। आप लोग जानते हैं कि एसडीजी के तहत वर्ष 2030 ईस्वी तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। कब तक? 2030 ईस्वी तक। तो इसे प्राप्त करने में तेजी लाने पर विचार किया गया। ठीक है। अगला, सतत विकास के लिए हरित विकास समझौता यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। विकास की ऐसी प्रक्रिया को अपनाई जाएगी जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ पर्यावरण को भी ज्यादा क्षति नहीं हो, यानी कि पर्यावरण के साथ साथ पर्यावरणीय विकास के साथ साथ आर्थिक विकास पर फोकस किया गया। आर्थिक विकास इस प्रकार से ना करें कि पर्यावरण की क्षति हो, यानी कि पर्यावरण संरक्षण प्लस आर्थिक विकास पर फोकस करने पर सहमति बनी। अगला, बहुपक्षवाद को पुनः सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बहुपक्षवाद का मतलब हो गया, आप सभी जानते हैं कि 1990 ईस्वी में जब से ग्लोबलाइजेशन वगैरह आया है, यूएसएसआर का जब से विघटन हुआ है तब से विश्व में सिर्फ एक ही खिलाड़ी बना है, बचा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वह कौन सा है? यूएसए। लेकिन अब यूएसए के जगह पर इसे बहुपक्षवाद बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एक पक्ष हो गया ब्रिक्स, दूसरा पक्ष हो गया ईयू, तीसरा पक्ष हो गया चाइना, चौथा हो गया इंडिया, यानी कि बहुपक्षवाद बनाने पर बल दिया जा रहा है। ठीक है। अगला, शिक्षा में डिजिटल विभाजन को दूर करने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। स्पेशली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा की गई है। ठीक है। लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने संबंधी प्रयासों में तेजी लाना, आपदा को कम करने में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया गया। ठीक है। यानी कि लैंगिक समानता को सेंटर में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने संबंधी प्रयासों में तेजी लाना। आप सभी जानते हैं कि जलवायु संकट जो समस्याएं हैं, इन सभी से खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, और अगर गांव घर में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होगी तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगी? गांव घर की महिलाएं प्रभावित होगी। इसीलिए लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने पर जोर दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार से निपटने हेतु संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। विश्व के सभी देशों ने इस पर सहमति बनाई है कि भ्रष्टाचार को हर हाल में खत्म किया जाएगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए भ्रष्टाचार को, और इसीलिए जो भी संपत्ति वसूली तंत्र है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सदस्य देशों के मध्य, उसे मजबूत और सशक्त बनाने की चर्चा की गई है। अगला, आतंकवाद से निपटने हेतु संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। यानी कि आतंकवाद से निपटने के लिए जो भी इंटरनेशनल स्तर पर जैसे एफएटीएफ है, ठीक है, जो फंडिंग को देखता है, टेररिज्म को जो फंडिंग होती है, आतंकवाद को फंडिंग की जाती है, उससे निपटने पर जोर दिया गया। ठीक है। आतंकवाद के सभी रूपों पर आलोचना की गई है। विश्व के सभी देशों ने, G20 के सभी देशों ने आतंकवाद के जितने भी रूप हैं उन सभी की आलोचना की है। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, और यह धार्मिक सहिष्णुता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी कि कई ऐसी घटनाएं और विभिन्न देशों में स्पेशली कई ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसके कारण विभिन्न धर्मों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसीलिए धार्मिक सहिष्णुता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। अगला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई की रूपरेखा और परिभाषा दोनों का स्वीकार किया गया तथा वित्तीय संरचना निर्धारित की गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है कि डीपीआई को पहली बार यहां पर परिभाषित किया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी वित्तीय संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका निर्धारण किया गया है। ठीक है। आगे, महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। ठीक है। महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए कई सारे पॉइंट महिला सशक्तिकरण से संबंधित निर्णय यहां पर लिए गए। जैसे पहला, श्रम बल में भागीदारी के अंतर को कम करने पर बल दिया गया। आप सभी जानते हैं कि श्रम बल में भागीदारी काफी अधिक है पुरुषों की, लेकिन पुरुषों और महिलाओं की बैलेंस भागीदारी पर इसमें जोर दिया गया। यानी कि महिलाओं की भी हम श्रम बल में भागीदारी को बढ़ाया जाए। किसी कंपनी में जाएंगे आप तो अधिकांश जो होते हैं पुरुष वर्कर के रूप में वहां पर काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर महिलाओं की भी हिस्सेदारी। अभी देखेंगे कि भारत जैसे देश में महिलाएं जो हैं, अधिकांश महिलाएं सिर्फ कृषि कार्यबल में शामिल हैं, वे श्रम बल में शामिल बहुत कम होती है, तो उसको अंतर को कम करने पर फोकस किया गया है।
अगला, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने पर पहल की गई, यानी कि जो भी पुरुष और महिलाओं के बीच डिजिटल यूज को लेकर जो गैप दिख रहा है, घर में अगर मोबाइल है तो आप पुरुष यूज करेंगे, है ना, महिलाओं के मोबाइल में इंटरनेट की समस्या होती है, वे रिचार्ज उनको कम कराया जाता है, तो ऐसे जो लैंगिक डिजिटल को लेकर गैप दिखता है लैंगिक अंतराल पर, पुरुष और महिलाओं के बीच डिजिटल यूज को लेकर, इंटरनेट को यूज को लेकर, मोबाइल को यूज को लेकर, लैपटॉप के यूज को लेकर जो गैप दिखता है उसको पाटने पर पहल की गई। अगला, लिंग समावेशी जलवायु हेतु कार्रवाई पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, महिलाओं की पोषण तथा कल्याण पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, तो यह है महिला सशक्तिकरण संबंधी समझौते के बिंदु। अगला पॉइंट है रूस यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा किया गया, साथ ही इसकी आलोचना की गई, लेकिन इस तरीके से इसे मेंशन किया गया कि रूस और जो यूरोपीय कंट्री है उन दोनों के बीच समन्वय घोषणा पत्र में बनी रहे। ठीक है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही है भारत की। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन नियम को अपनाना ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। नई नई टेक्नोलॉजियां इस समय इजाद हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उन सभी टेक्नोलॉजी के खतरों को देखते हुए उनको अपनाए जाने पर बल दिया गया ताकि किस प्रकार से हम अपनी डेवलपमेंट को प्रोग्रेस दे सकते हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, स्पष्ट है कि सम्मेलन के दौरान सभी देशों ने सतत विकास की प्रक्रिया को बनाए रखने तथा कोविड पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए 21वीं सदी में बहुपक्षवाद का समर्थन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्न का जो पहला सेक्शन है कि दिल्ली घोषणा पत्र यानी कि G20 का घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, यह सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अब प्रश्न का दूसरा सेक्शन यहां से प्रारंभ होता है। देखिए, प्रश्न का जो दूसरा सेक्शन है क्या कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि G20 सम्मेलन के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी छवि को निर्मित करने में सफल रहा है? तो इसके बारे में यहां पर आपको देना है। ठीक है, दिल्ली घोषणा पत्र की 100% सहमति भारत की कूटनीतिक परिपक्वता को प्रदर्शित करता है, और अभी हमने ऊपर बताया कि ऐसा अभी तक पहली बार हुआ है कि सभी देशों ने घोषणा पत्र पर सहमति जताई हो। ठीक है, इस सम्मेलन को भारत ने सहयोगी संघवाद के आधार पर जन उत्सव का रूप दिया। इसे कैसे देखिए, अगर भारत चाहता तो इसका सम्मेलन सिर्फ दिल्ली तक केंद्रित रहता, लेकिन इसके कई सारे सम्मेलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, और अगर विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलन हुआ, विभिन्न राज्यों में सम्मेलन आयोजित किया गया, इससे कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वह सहयोगी संघवाद के दायरे में आ गया। जैसे लेबर 20 का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है, पटना में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। वित्तीय को लेकर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया, आरबीआई गवर्नर वगैरह को लेकर चेन्नई में भी कुछ सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सम्मेलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया गया, यानी कि यह सहयोगी संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस दौरान भारत में 60 अलग अलग शहरों में लगभग 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। भारत की एक बड़ी उपलब्धि रही कि उसने न केवल ग्लोबल गवर्नेंस का एक बहुआयामी एजेंडा पेश किया, बल्कि यह भी मजबूती से बताया कि ग्लोबल गवर्नेंस का एजेंडा कौन होना चाहिए, ग्लोबल साउथ कंट्रीज होने चाहिए। और ग्लोबल साउथ कंट्रीज का मतलब क्या हो गया, जैसे विकासशील और अल्प विकसित देश ग्लोबल साउथ की श्रेणी में आएंगे। जैसे भारत ही क्यों, एशिया को लीजिए, एशिया के अधिकांश राष्ट्र हैं, अफ्रीका हैं, लैटिन अमेरिका, ये ग्लोबल साउथ के कंट्री होंगे। लैटिन अमेरिका क्यों, क्योंकि ये विकासशील और अल्प विकसित देश है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस का जो मेन एजेंडा होना चाहिए वह कौन से ग्लोबल साउथ के देश होने चाहिए, ग्लोबल गवर्नेंस का एजेंडा। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने की प्रतिबद्धता ने विश्व को यह प्रदर्शित किया कि भारत समावेशी व सर्वव्यापी विकास का पक्षधर है। आप सभी जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का सदस्य भारत के द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव
प्रस्ताव रखा गया था जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और चूंकि अफ्रीका के कई सारे देश हैं वह विकास की प्रक्रिया से काफी पीछे छूट गए हैं, तो उनको G20 में शामिल कराकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। और यह भारत के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि अगर विश्व तरक्की करता है तो अफ्रीका की भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि समावेशी व सर्वव्यापी विकास का पक्षधर भारत रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर मैसेज गया। G20 सम्मेलन से इतर भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तथा भारत मध्य पूर्व एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा की नींव रख भारत ने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाने की नींव रखी है। G20 सम्मेलन के सफल आयोजन तथा सर्वसम्मति से तैयार किए गए घोषणा पत्र ने विश्व के समक्ष यह प्रदर्शित किया कि भविष्य में भारत ऐसे आयोजनों के लिए तैयार है। ठीक है, आप जानते हैं कि इसके पहले इतने बड़े स्तर पर जो आयोजन हुए थे वे 1980 के दशक में नाम गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों का हुआ था, लेकिन वे अल्प विकसित और विकासशील देश इसमें शामिल हुए थे। पहली बार विकसित देशों की इतनी बड़ी संख्या, विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष इतनी बड़ी संख्या में भारत आए, और यह G20 का सफल आयोजन ने इस बात को प्रदर्शित कर दिया कि भारत जो है ऐसे आयोजनों के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, तैयार है। ठीक है, इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हेतु अस्थायी दावेदारी मजबूत की है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की सोच को दुनिया के सामने रखा तथा आर्थिक केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर भारत ने बल दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड का काल हो या कुछ और काल हो, भारत हमेशा सिर्फ अर्थव्यवस्था आधारित डेवलपमेंट के आधार पर आप अपनी विकास नहीं कर सकते, बल्कि आपका जो डेवलपमेंट होगा ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्षता स्पष्ट है कि G20 में भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्योन्मुखी एवं निर्णायक रही है। इस सम्मेलन की सफलता ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेवार एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। और इतना ही नहीं, विश्व के कई देशों के मध्य पॉजिटिव रिस्पांस भारत को लेकर गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी गंभीर है, और इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी मजबूत हुई है। तो इस प्रकार से आज का प्रश्न का मॉडल आंसर डिस्कशन समाप्त होता है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके अगर आप आगामी बीपीएससी बुक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यहां से या तो शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग में प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग इसी के मद्देनजर इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।